क्या नुकसान हैं मिल्क कंजम्पशन के? मिल्क के क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? ये हैं कुछ सवाल जिन पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू नॉरिशिंग काका। इस साल के शुरू में जनवरी के महीने में मैंने एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, और वो एनिवर्सरी 10वीं एनिवर्सरी थी मेरे मिल्क के कंज्यूमशन को छोड़ने की। आई गेव अप कंज्यूमिंग मिल्क इन 2012 and this was the 10th anniversary of that. I completed 10 years without consuming milk. अब मिल्क को छोड़ने के पीछे दो प्राइमरी कारण थे। एक तो यही है कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं लैक्टोज टॉलरेंट हूँ या इनटॉलरेंट हूँ। लैक्टोज एक शुगरी मॉलिक्यूल होता है जो कि दूध में पाया जाता है, लेकिन उसको सिंथेसाइज करने के, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए जो लैक्टेज एंजाइम है, वो जब हम बच्चे होते हैं, जब हम टॉडलर्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ में तो वो पाया जाता है मैमल्स में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उसमें अधिकतर एडल्ट्स में से उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। वो इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस किया जाता है लेकिन उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। और वो क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि नेचर ने पूरी ह्यूमन बॉडी को इस तरह से प्रोग्राम किया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले कुछ एक साल तक वो माँ के दूध पर आश्रित रहता है। तो उस वक्त वो, उसके पास दांत नहीं होते, वो कोई खाना नहीं खा सकता, तो उसको माँ का दूध ही पीना है। तो उसके चलते उसमें, उसकी बॉडी में इंटेस्टाइन्स इस लैक्टेज एंजाइम को रिलीज़ करती हैं, और जिसके चलते वो जो शुगर में, जो जो मिल्क में जो शुगरी मॉलिक्यूल पाया जाता है लैक्टोज, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिवाइड कर देता है, जो कि उसकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, जब हम बड़े होते हैं तो उस लैक्टेज एंजाइम का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। और कई यूरोपियंस और अफ्रीकन कम्युनिटीज़ में ये पाया गया है कि जब वो बड़े भी होते हैं, एडल्टहुड में भी, तो भी उनकी बॉडी में वो लैक्टेज एंजाइम का प्रोडक्शन चालू रहता है। तो दीज आर सम लकी केसेस। ये कुछ वो केसेस हैं जो कि पूरी लाइफ में अगर कभी भी चाहें, एडल्टहुड में भी, तो वो मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं। अब हमारे देश में ऐसा पाया गया है कई एक स्टडीज़ में कि लगभग 50% पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या हो सकती हैं। कोई एकदम से कंक्लूसिव स्टडी तो नहीं की गई है पूरी पॉपुलेशन पर, वो करना संभव भी नहीं है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स के इस तरह के एस्टिमेट्स हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम 50% इंडियंस लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। कुछ का मानना है कि वो 50 से 70% की पॉपुलेशन है, और कुछ का मानना है कि 3 आउट ऑफ एवरी 4 इंडियंस कुड बी लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो मैंने जो दूध छोड़ा वो इसी डाउट के चलते छोड़ा। मैंने सोचा कि अब कौन जाकर के लेबोरेटरीज में टेस्ट करे कि वेदर आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट और नॉट। सीधी बात है कि दूध का कंजम्पशन ही बंद कर दो। नेचर ने, द मदर नेचर हैज़ गिवन अस 1000 थिंग्स। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि अगर दूध नहीं खाया तो मर जाएंगे। अगर डाउट लगता है कि इसमें कुछ ये लोचे वाला आइटम है तो इसको बंद कर दो। एंड आई स्टॉप्ड कंज्यूमिंग मिल्क। एंड सेकंड रीज़न वाज दैट आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंडियन मिल्क। और वो इसलिए क्योंकि मैं कई गाँव में रहा हूँ, और मुझे विलेजर्स से, फार्मर्स से इंटरेक्शन करने का काफ़ी मौका मिला है। और उसके अलावा जो जिस तरह की प्रेस रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती हैं, उनके चलते ये इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि हमारे देश में जो काउज़ हैं, जो बफालोज़ हैं, जो मिल्च एनिमल्स हैं, उनको ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, स्पेशली ऑक्सीटोसिन, और इसके अलावा भी और कुछ कुछ। उसके चलते होता ये है कि फार्मर्स की इच्छा ये होती है
कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। कोई भी व्यक्ति जब कोई बिज़नेस करता है तो उसकी इच्छा हमेशा यही होती है कि उसका आउटपुट बढ़े, जिससे कि उसकी सेल्स बढ़ें, जिससे कि उसकी इनकम बढ़े। अ, लेकिन अब किसी चीज़ को का आउटपुट हम सही तरीके से भी बढ़ा सकते हैं और गलत तरीक़ों से भी। तो यदि हम अपने गाय का, जिसे हम हमारे देश में गौ माता कहते हैं, उसका अ, उसको ज़बरदस्ती यदि केमिकल और हार्मोन इंजेक्शंस दे करके उसके बेचारी के पूरी बॉडी को यदि हम टॉर्चर करते हैं, और सिर्फ इसलिए कि उसमें से हमको 2-4 लीटर मिल्क ज़्यादा मिल सके, आ, और उसके बाद उस मिल्क का प्रभाव हमारी बॉडी पर जो भी पड़ना है वो तो गलत ही पड़ना है, क्योंकि यदि हम उस बेचारी को इंजेक्शंस देते हैं इस तरह के, तो उन हार्मोन्स का जो लेफ़्ट ओवर्स होते हैं वो तो मिल्क में आ जाते हैं, और जब हम उस मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो फिर नेचुरली उन हार्मोन्स का प्रभाव फिर हमारी बॉडी पर भी पड़ता है। तो इस लेवल पर ये कहा जा सकता है, पुरानी कहावत है हमारे देश में, कि यदि हम किसी और व्यक्ति के लिए खड्डा खोदेंगे तो उसमें खुद भी गिरने का चांस है। यदि हम गाय को, जो कि एक बहुत ही प्यारा एनिमल है, अ, अब मैं उसको कोई गौ माता वगैरह करके तो ट्रीट नहीं करता, लेकिन एक इंसानी लेवल पर ये मानता हूँ कि इट्स अ ब्यूटीफुल क्रीचर एंड वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ इट। And we have a great culture of living with the cows. तो उसके हिसाब से हमें इतनी मानवता तो रखनी ही चाहिए कि हम कम से कम अपने भोजन के लिए उस गाय को इतना ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्चर न करें। तो इस डाउट के चलते, जो मेरा डाउट है कि हमारे देश में काउस को बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया जाता है, इल ट्रीट किया जाता है, उसके चलते भी मैंने दूध का जो कंजम्पशन था उससे मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करता था। तो ये रहे मेरे रीज़न्स जिनकी वजह से मैंने 2012 में मिल्क का कंजम्पशन बंद किया था, और अब उस बात को 10 साल हो चुके हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, चलिए आपने दूध का कंजम्पशन बंद कर दिया, आपकी जो भी मान्यताएं हैं, गुड लक टू यू, बहुत अच्छा है। लेकिन भाई मेरे तो अपने बच्चे हैं, आई हैव यंग ग्रोइंग किड्स इन माय फैमिली, उनको तो मिल्क की ज़रूरत है, उनका ये दीज आर देयर ग्रोथ ईयर्स, तो उनका काम कैसे चलेगा। एंड वेल, अब इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि जो हमारा प्रकृति है, हमारी प्रकृति है, जो हमारी मदर नेचर है, वो कभी भी इस बात की कोशिश नहीं करती कि कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट सिर्फ एक ही चीज़ में मिले। मदर नेचर ने हमेशा इनके बहुत सारे पैरेलल्स बनाए हुए होते हैं। और ये दूध का के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हमारे समाज में, कि भाई बिना दूध के कंजम्पशन के आप मजबूत नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, तो ये तो एक्चुअली इसमें कोई सच नहीं है। और ये एक्चुअली तो कई लेवल्स पर अगर देखा जाए तो ये तो जो मिल्क प्रोडक्शन लॉबी है, ये उनके द्वारा किया गया प्रचार और प्रसार है पिछले स्पेशली 20-40 सालों के दौरान। बाकी अगर आप देखने को जाएं तो जो न्यूट्रिएंट्स आप मिल्क से पाना चाहते हैं, या जिन न्यूट्रिएंट्स की चाहत के चलते आप मिल्क का कंज्यूमशन करना चाहते हैं, अगर आप अपने चारों ओर नज़र डालें, अपने किचन पर नज़र डालें, तो किचन में ही आपको ऑलरेडी आपके किचन शेल्फ पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे पड़े हैं जिनसे कि आपको उनके अल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे देश में मिल्क कंज्यूमशन का कि भाई मिल्क हैज़ गॉट प्रोटीन, और ये बात सही है, मिल्क में प्रोटीन होता है। लेकिन प्रोटीन बाकी हज़ारों फूड प्रोडक्ट्स में भी होता है, और कई एक फूड प्रोडक्ट्स में इससे कहीं ज़्यादा होता है। अब मुझे नंबर्स याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन यदि आप 100 मिलीलीटर मिल्क अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको कुछ 3.4 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। लेकिन यदि आप
100 ग्राम सेसमी सीड यानी कि तिल का सेवन करते हैं तो उसमें आपको डायरेक्टली 18 या 19 या 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। आपको 100 ग्राम्स तो कंज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, 50 ग्राम तो कोई भी खा सकता है बड़े आराम से। इट्स अ स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन अगर आपका बच्चा या आप या आपके घर का कोई भी मेंबर जो कि प्रोटीन के बारे में इच्छुक है, द वन हु वांट्स टू गेट अ सप्लाई ऑफ प्रोटीन, इट कैन बी टेकन वेरी इजीली फ्रॉम सेसमी सीड। और ये वो सीड है, ये कोई 2-4 हज़ार रुपए किलो नहीं है, 200-300 रुपए किलो हमारे देश में मिलता है। आप अगर 1 किलो सेसमी सीड लें तो आपको वो 10-15 दिन तक आपको सप्लाई करता रहेगा प्रोटीन, और इट विल बी प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन के लिए ही हम उस पर डिपेंड करें, मिल्क पर। इसी तरह से एक और एक्सक्यूज़, उसको मैं एक्सक्यूज़ ही कहूँगा, एक और रीज़न बताया जाता है कि भाई मिल्क में कैल्शियम होता है। ठीक है, मान लिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए भी आप बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कि कैल्शियम की सप्लाई मिलती है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ आपको मिल्क ही पीना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम एग्ज़ाम्पल है, अगर आप 100 ml अगर मिल्क ले लें तो उसके कंजम्पशन से आपको, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक यू गेट प्रॉबेबली 12% और 15% और 17% ऑफ योर डेली सप्लाई ऑफ कैल्शियम, ऑफ योर रिकमेंडेड डेली अलाउंस। लेकिन अगर आप 100 ग्राम सेसमी सीड का कंजम्पशन करते हैं तो उसमें आपको 97% कैल्शियम सप्लाई आपको मिलती है, एंड अगेन फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज। और इस सेसमी सीड के उगाने के लिए किसी एनिमल को टॉर्चर नहीं किया जाता है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल क्रॉप। और इन दोनों चीज़ों के अलावा, यानी कि प्रोटीन्स के अलावा और दूसरा कैल्शियम के अलावा, सेसमी सीड में आपको और सैकड़ों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ सेसमी सीड ही खाने हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरह से यदि हम मिल्क सिर्फ इन चीज़ों के लिए कंज्यूम करते हैं तो ये चीज़ें तो बड़ी आसानी से दूसरे प्लांट सोर्सेज से भी सोर्स की जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये मिल्क प्रोड्यूसर्स का प्रोपोगंडा भी है। गुलाम अली साहब की एक खूबसूरत गज़ल है, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि देर इज़ हार्डली एनी ट्रुथ कि वी नीड नेसेसरीली टू डिपेंड ऑन मिल्क ऑन ए डेली बेसिस। उसका सबसे बड़ा सबूत तो मैं ही हूँ। पिछले 10 साल से मैंने कोई मिल्क कंजम्पशन नहीं किया है रेगुलर बेसिस पे। जैसा कि मैंने कहा, 6 महीने में कभी कभार मैं एक छोटा मोटा पिज़्ज़ा का टुकड़ा खा लेता हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरे फ्रेंड सर्किल वाले कोई ज़ोर भरते हैं तो इस तरह का कोई छोटा मोटा कंजम्पशन कर लेता हूँ, बट ऑन अ डेली बेसिस नो मिल्क। अब देखा जाए तो हमारे देश में एक बहुत ही पुराना मिल्क ड्रिंकिंग का, मिल्क कंजम्पशन का कल्चर रहा है, और वो कल्चर उस ज़माने में उस लेवल पर सही था। हमारे महाभारत में एक कहानी भी है कि जब द्रोणाचार्य छोटे थे तो ही बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, वो एक कोई बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उनकी माता जी उनको आटा पानी में घोल करके उसको वाइट कलर का लिक्विड उनको देती थी, जिससे कि बच्चे को लगे कि वो मिल्क पी रहा है। और जब वो बड़े हुए तो जब उन्होंने दुर्योधन का पक्ष लिया तो उसके पीछे एक छोटा सा कारण ये था कि बिकॉज ही हैड सीन हार्ड डेज एंड सो ही ग्रेविटेटेड टूवर्ड्स दैट साइड ऑफ द इक्वेशन। अब वो तो किस्से कहानियों की बातें हैं, वी डोंट नो, बट व्हाट आई मीन टू हाईलाइट इज़ कि हमारे देश में, या अगर ये महाभारत में अगर सचमुच ये बात हुई होगी तो ये 4-6 हज़ार साल पुरानी बात है। तो नेचुरली हमारा जो मिल्क कंज्यूमिंग कल्चर है वो काफ़ी पुराना है, वो वैदिक टाइम से चला आ रहा है। और आप आयुर्वेद का भी कई लोग रेफरेंस देते हैं कि भाई आयुर्वेद में कई बार ये कहा गया है कि दूध पियो।
यहाँ के शायद चरक संहिता में बोला गया होगा। अब ये उस ज़माने में अगर आयुर्वेद में सचमुच दूध के बारे में कहा भी गया था, अगर चरक संहिता में इसके बारे में इसके फ़ायदे गिनाए भी गए थे, तो वो अपनी लेवल पर सही हैं या सही थे। लेकिन वो दूध, उसकी क्वालिटी जो आज हमको दूध अवेलेबल है उससे टोटली डिफरेंट थी। उस ज़माने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शंस हमारी गायों को नहीं दिए जाते थे। आवर काउज वर नॉट गिवन दोज इंजेक्शंस ऑफ हार्मोन्स बिल्ट इन आवर मॉडर्न फैक्ट्रीज बाय ह्यूमन इंजीनियरिंग। तो उस समय हमारी गायें जो थी वो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में, रैंचेस में, खुले मैदानों में पूरा दिन चारा चरती थी, जिससे कि उनकी बॉडी में कोई स्ट्रेस हार्मोन्स का एक्यूमुलेशन नहीं होता था। आज कई डेयरी फार्म्स हैं जहाँ पे गायों को कन्फाइन करके रखा जाता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रखा जाता है, उनके बछड़े को उनसे दूर कर दिया जाता है और उनका दूध उनसे एक तरह से चुराया जाता है। तो इस सब के चलते उस दूध में कितनी मानवता बची है, उस दूध में कितनी स्वच्छता बची है, ये दीज आर ऑल हाईली क्वेश्चनेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मिल्क। और इसके लिए मैं तो दूध से दूर ही रहना चाहता हूँ। बाकी ये फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और उसके बारे में अब आप मुझे बताएं कि आप इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से आप देखते हैं इसे। एंड until we meet in the next episode, be strong.